हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड विजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? तो ए है गुप्त साम्राज्य, बी है वाकाटक साम्राज्य, सी है कुषाण साम्राज्य एंड डी है मौर्य साम्राज्य। तो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? वो कहेंगे फ्रेंड हम मौर्य साम्राज्य के। ओके, मौर्य साम्राज्य जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पे से जुड़ा हुआ है। ओके, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? तो वो मौर्य साम्राज्य के। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुरुआती सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ए है धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत होती थी, बी है आकृति देने के लिए सिक्कों पर ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था, सी है लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी, एंड डी है आसान संग्रहण संचयन के लिए सिक्कों पर आहत किया जाता था। तो शुरुआती सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। क्यों? क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृतियां जो होती थी वो आहत होती थी, इसलिए उन्हें हम आहत सिक्के कहते थे। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प चुने। ए, उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जाता था, एंड बी है सुल्तान और उनके उत्तराधिकारी का उनके जीवन पर स्वामित्व होता था, एंड सी है वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे, एंड डी है वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर जो है नियुक्त करने का क्या कारण था? वो था कि वे अपने स्वामियों के विश्वसनीय और उन पर क्या होते थे? आश्रित होते थे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, दीवान एक खास और आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था? तो इसमें फर्स्ट है फ्रेंड, जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया। तो ये करेक्ट है, जनसभा कक्ष जो है मस्जिद के सदृश बनाया गया। ओके, सेकंड है कि राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबके ऊपर है। और थर्ड है कि सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा के सामने दिखता था। ओके, तो ये करेक्ट है कि दीवान एक खास और आम। ओके, कि दीवान एक खास और आम जो था दीवान एक खास और आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती थी कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था? जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया था। ओके, ये राइट है। एंड थर्ड है कि सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम जो प्रार्थना रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा के सामने दिखता था। तो पहला और तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कथन ए एवं बी पर विचार करें एवं सही विकल्प का चुनाव करें। ए है कि 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। एंड बी है कि पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। तो यस, ये भी करेक्ट है। ए और बी क्या है फ्रेंड? इसमें दोनों राइट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोग के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार करना है। ए है कि वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। ओके, तो ये क्या फ्रेंड? ये करेक्ट है। एंड सेकंड है कि उनके अपने जनजाति देवता होते थे। यस, ये भी करेक्ट है। एंड सी है कि उनका अन्य जनजाति लोगों जैसे कुछ हाजों के साथ गठबंधन था। तो ये गलत है। एंड डी है वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। तो ये भी गलत है। तो ए और बी इसमें राइट हो जाएगा कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए, बी, सी पर विचार करना है। वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था और उनके अपने जनजाति देवता होते थे। तो ए और बी राइट हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, अभी कथन ए कहता है नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं तक आरंभ हो गई थी। यस, ये करेक्ट है। एंड कारण आर कहता है फ्रेंड कि भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर जो है रोक लगाने और उसे और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। तो ये गलत है कि अभिकथन ए कहता है कि नील की खेती उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं तक जो है आरंभ हो गई थी, क्योंकि भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर जो है रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के
के पर जोर डाला, तो ए आर गलत है, ए सही है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना था। ए अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीद कर अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप से जो है उत्पाद नहीं खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे। बी है आदिवासियों की रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे। सी है इसमें अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। एंड डी है अंग्रेज आदिवासी क्षेत्रों की अपेक्षा गैर जनजाति क्षेत्रों का अधिक ध्यान रख रहे थे। ओके, तो इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति जो है खुला विद्रोह का कारण बना, तो वो था कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। क्यों हवाला दिया? क्योंकि ए है सती प्रथा समाप्त करने के लिए, बी है लड़कियां पढ़ सकें, सी है विधवा विवाह हो सके, एंड डी है सभी जातियों में समानता के लिए। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला क्यों दिया? क्योंकि विधवा विवाह हो सके, इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी। ओके, तो ए है महारों को, बी है इजहाओं को, सी है मंदिगों को, एंड डी है दुबलाओं को। तो निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी, तो वो था महारों को। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी पेरियार के विचार में मिलता जुलता नज़दीक है। ओके, तो ए है यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी मनुष्य हैं मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। बी है क्या ये पुरुष शुद्ध सोने से बना है और स्त्री जंग चट्टान या जंग लगे लोहे से बनी है। सी है मानवता के लिए केवल एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है। एंड डी है यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी के विचारों से मिलता जुलता नज़दीक है, तो वो यह है कि यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को क्या करना होगा? मुक्त करना होगा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विकास में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ए है प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए थे। यस, ये करेक्ट है। सेकंड है जनसाधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयाँ बढ़ गई। यस, ये भी करेक्ट है। सी है 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद को भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और सी तीनों राइट है। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ओके, तो ए है इसमें कि युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई अतः आयात में कमी आई। यस, ये करेक्ट है। बी है कि भारत के में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। यस, ये भी करेक्ट है। सी है व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ, तो ये गलत है। ए और बी क्या है? राइट है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था। यस, ये करेक्ट है। सेकंड है वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था। यस, ये भी करेक्ट है। सी है जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। यस, ये भी करेक्ट है। एंड फोर है वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में जो है बनाए रखा गया, जैसे गोवा और पांडिचेरी। तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें राइट हो जाएगा कि पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे। तो वे राज्य थे जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था, और वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, और जिन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जो था राज्य का जो था दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया था। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सूची पर विचार करना है। तो इसमें है आल्पस, अरावली, अपलेशियन, हिमालय, यूराल और वांसजेस। ओके, सूची में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो दूसरे से जो भिन्न है ए है अरावली, अपलेशियन और वांसेज। यूराल पर्वत जो है फ्रेंड वो दूसरों से भिन्न है। ओके, अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ओके, ये जो है फ्रेंड, और वांसेज पर्वत ये जो है ये फोल्ड माउंटेन है। ओके, लेकिन यूराल पर्वत जो है ये क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन में आता है। तो इसमें ये क्या है, ये भिन्न है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है वे स्थान जो ग्रीन बीच के पूर्व में है, ओके, और उनका समय ग्रीन बीच से आगे होगा। यस, ये करेक्ट है। एंड कारण आर कहता है कि चूंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है अतः पूर्व में सूर्य पहले उगता है। वे चूंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ओके, ये क्या है, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो राइट आंसर इज सी।
आगे देखते हैं, ग्लोब के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। फर्स्ट है कि विश्ववृत्त शून्य अन्य देशांतर को दर्शाता है, तो ये क्या, ये गलत है। एंड सेकंड है, विश्ववृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। पहला गलत है, दूसरा सही है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई जो है सबसे कम है। भारत में जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ओके, जिसमें जो है फ्रेंड वो झारखंड जो है वहाँ कर्क रेखा की लंबाई क्या है, सबसे कम है झारखंड राज्य में। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती थी, तो ये गलत है। सेकंड है फ्रेंड कि मानसून के लौटने के समय में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, तो ये करेक्ट है। एंड थर्ड है, भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है, तो यस ये भी करेक्ट है। तो दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है। तो ए है औषधि सेल, बी है कायांती सेल एंड सी है आग्नेय सेल। तो निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है, तो वो है औषधि सेल में। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से खनिजों की कौन कौन सी विशेषता है। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यस ये करेक्ट है। सेकंड है, वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित होते हैं तथा इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, तो ये गलत है। थर्ड है फ्रेंड, वे अपार हैं, तो ये भी गलत है। फोर्थ है, एक खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यस ये करेक्ट है। पहला और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ओके, कथन फर्स्ट है कि गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है, ओके, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, अलग अलग स्थानों पर अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है, यस ये भी करेक्ट है। थर्ड है कि गर्म हवा संघन तथा भारी होती है, तो ये गलत है। फोर्थ, पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है, तो यस ये करेक्ट है। तो पहला दूसरा चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब जेट स्टीम गर्म हवा को एक ढक्कन की तरफ फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है। ए है वर्षण, बी है वाष्पीकरण, सी है हिंट जो डोम एंड डी है चक्रवात। तो जब जेट स्टीम गर्म हवा को एक ढक्कन की तरफ फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है, तो वो जो घटित होती है वो है हिंट डोम। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। ए है, कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है, यस ये करेक्ट है। सेकंड है, दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं, ओके ये भी करेक्ट है। तो ए और बी क्या है, इसमें दोनों राइट है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन ए कहता है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, यस ये करेक्ट है। एंड कारण आर कहता है कि मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर भी तेज है, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद भी देवी जो मछुआरे समुदाय से हैं ने चेन्नई में ही स्थानांतरण किया। कौन सा विचार संकल्पना जो है वे पढ़ा रही है, वो है ए है अप्रवास, बी है उत्प्रवास, सी है प्रवास के अपकर्ष कारक एंड डी है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। ओके, आगे देखेंगे, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। यह पशु खाद का प्रयोग किया जाता था पोषण के लिए, बी है आनुवंशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता था, ओके, एंड सी है फ्रेंड इसमें कि प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता था। तो ए और सी सही है और बी क्या है, गलत है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय क्या हैं, परिस्थिति और अवसर में समान है, ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रति 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम सभा है, जिससे पंचायत क्षेत्र में सभी वयस्क बैठक करते हैं, ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देता है, तो वो है पहुँच, गरिमा और समानता, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, वो है मिजोरम, राइट आंसर ही डी। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है।
तो ए है राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है। बी है सरिता एक उर्वरक कंपनी के बाजार प्रबंध का कार्य करती है। सी है हरप्रीत इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन करती है। डी है हामिद बागान में रबड़ का रोपण करता है। तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में जो कार्य करता है वो यह है कि हामिद बागान में रबड़ का रोपण करता है। राइट आंसर ही डी। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार चिंता का विषय है। तो वो है फ्रेंड इसमें कार्य की मौसम अनुसार प्रगति। ओके, कार्य उपलब्धता। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। जो वो अर्थ है फ्रेंड वो यह है कि सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। राइट आंसर ही डी। आगे देखेंगे मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। वो है कि इसमें लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित न करे जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है। वो है फ्रेंड्स संघवाद। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से एक राजगीर बच्चू माझी दिल्ली का काम की तलाश में आया है। वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो वो स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष और प्रस्तुत करता है। ए है न्यायाधीश, बी है पुलिस, सी है सरकारी वकील एंड डी है बचाव पक्ष का वकील। ओके, तो आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष और प्रस्तुत करता है बचाव पक्ष का वकील। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे घेटोआइजेशन जो हाशियाकरण का परिणाम है रिक्त स्थान पर, वो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसे तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या जो है वो 30 से अधिक है तो उसे संवैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा जो है देनी होगी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचालित करता है। वो यह है फ्रेंड कि यह तथ्यों को एवं सूचना को सम्मिलित करता है जिन्हें रटकर याद करने की आवश्यकता है। तो रटकर याद करना क्या है, ये निगेटिव है, ये गलत है। सेकंड है यह वैज्ञानिक उपागम पर आधारित नहीं है तथा प्रस्तुतिकरण के पूर्वाग्रह अंतर्निहित करता है। तो ये भी गलत है। थर्ड है इसका उद्देश्य विभिन्न मान्यताओं, प्रक्रियाओं और मतों का निर्माण करना है बिना उन पर आलोचनात्मक प्रश्न किए। तो ये भी गलत है। फोर्थ क्या है यह समाज तथा विवेचनशील नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करना है। कथन ए कहता है मानव भूगोल के विषय का हिस्सा है। यस, ये करेक्ट है। एंड कथन बी है कि मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसको विभिन्न नस्लों एवं मानव का वातावरण से अनुकूल शामिल करता है। तो ये गलत है। ए सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है। वो है समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्य पुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्य पुस्तक तक। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा इसमें, क्योंकि पूछा है इसमें कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक रूपांतरण का जो पहलू है वो है समस्या को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्य पुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्य पुस्तक तक। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंतर संबंधों को देखा जाने में सहायक होती है। वो क्या है अनुशासनिक उपागम। तो ये गलत है। बहुविषयक उपागम, ये भी गलत है। अंत अनुशासनिक उपागम, यस ये करेक्ट है। विषयक थीमेटिक उपागम, ये भी करेक्ट है। तो तीसरा और चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है। तो वो है इसमें सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना। एंड सेकंड ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड है जहाँ तक संभव परिभाषाओं को अनदेखा करना। सही तथ्यों की तालिका उपलब्ध कराना। तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्याकरण विषय पर जो है चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है।
है, तो वो है भूमिका अदा करना, वित्त अध्ययन और सर्वेक्षण। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के मूल्यांकन संसाधन साबित हो सकता है। तो फर्स्ट है इसमें भारत के मानचित्र 1947 से 48, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना। एंड थर्ड है इसमें दिल्ली 1948 के चित्र यानी फोटोग्राफ। एंड डी है MS सुब्बा लक्ष्मी द्वारा दिया गया गीत। तो ये गलत है, तो पहला दूसरा तीसरा राइट है, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है। वो है उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी गतिविधि इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी। ओके, तो ए है विकल्पों का विश्लेषण करना, सेकंड है पुनः स्मरण प्रश्न पूछना, एंड थर्ड है तथ्यों और मतों में भेद करना, एंड फोर्थ है प्रभावों को खोजना, एंड फिफ्थ है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का पठन करना। तो इनमें से कौन सी जो है गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी, वो है फ्रेंड विकल्पों का विश्लेषण करना, तथ्यों और मतों में भेद करना और प्रभावों को खोजना। पहला तीसरा चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, इनमें से कौन सा प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है। तो फर्स्ट है राजनीति पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। ओके, और फोर्थ क्या है इसमें कि जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल जो है हो सकते हैं और क्यों। और फिफ्थ है कि और इसमें थर्ड क्या है कि निम्नलिखित की व्याख्या करो कि फर्स्ट राजनीतिक दल और दबाव समूह ये क्या है, ये आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करता है। लेकिन राजनीतिक समूह जो होता है, राजनीतिक समूह और दबाव समूह में क्या अंतर, ये नहीं, ये गलत है। और फिफ्थ क्या है, भारत में जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे कर सकती हैं, तो ये भी गलत है। आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने में ज़्यादा संभावना जो जिसकी है वो यह है कि राजनीतिक व दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, और निम्नलिखित की व्याख्या करो कि राजनीतिक दल और दबाव समूह। एंड इसमें जो है फ्रेंड वो है कि जनसंख्या आकार अनुसार भारत के कितने राजनीतिक दल जो है हो सकते हैं। ओके, पहला चौथा और तीसरा राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन में समसामयिक घटनाओं और इवेंट्स के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट है सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करेंट अफेयर को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना। सेकंड है सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अलावा करेंट अफेयर का उपयोग करना। तो पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है। फर्स्ट है इसे एक गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जा सकता है, यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है, एंड यह एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का जो है शिक्षण अपेक्षित होता है। ओके, पहला दूसरा तीसरा राइट है इसमें, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई है, किस उद्देश्य के साथ विकसित की गई है, तो वो विषय प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए विकसित की गई है। ओके, और ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक शोध का संदर्भ लिया जाना चाहिए, तो अशोक के शिलालेख का संदर्भ लिया जाना चाहिए, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरना है। परियोजना कार्य में मुख्यतः जो है शामिल होता है अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है। परियोजना कार्य करने के लिए जो उपयुक्त क्रम है वो क्या है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि विषय से संबंधित साहित्यिक सामग्री का अध्ययन। ओके, फिर है इसमें शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण, फिर है शोध प्रश्न का उद्देश्य उत्तर देने की प्रविधि का विकास, फिर है इसमें विकास से संबंधित प्रश्नावली साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, इनमें से कौन सा प्रश्न छात्रों के प्रत्येक संबंधी ज्ञान का आकलन करता है। तो फर्स्ट है जनजाति द्वारा दिक लोगों के विरोध का क्या कारण था। ओके, ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है।
एंड सेकंड है कि आर्थिक विकास और सतपोषणी विकास में क्या अंतर है, आर्थिक विकास और सतपोषणी विकास में जो है क्या अंतर है। एंड थर्ड है कि वर्तमान भारत में किसी जनजाति समुदाय से चुने उनके रीति रिवाज और जीवन और पिछले 50 वर्षों में उनके जीवन में आए परिवर्तन पर निबंध लिखे। यस, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर जो है वो दूसरा और तीसरा है। दूसरा और चौथा क्या है इसमें, रानी लक्ष्मीबाई के विषय में अधिक जाने, वे अपने समय में किस प्रकार की एक असमान महिला थी, निर्वाह कृषि व व्यावसायिक कृषि में अंतर बताइए। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा प्रश्न छात्रों के संप्रत्यय संबंधी ज्ञान का आकलन करता है। तो फर्स्ट इसमें सेकंड वाला करेक्ट होगा कि आर्थिक विकास और सतपोषणी विकास में क्या अंतर है स्पष्ट करें। एंड इसमें है कि निर्वाह कृषि का व व्यावसायिक कृषि में अंतर बताइए। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से प्रश्न पराबौद्धिक में मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है इसमें कल्पना करें कि अपने खेल दिवस के लिए एक छात्र समूह का निर्माण करना है, विद्यालय के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव लिखें। एंड सेकंड क्या है, विरसा का सुनहरी युग का क्या दर्शन, ये गलत है। थर्ड है ग्रामीण रोजगार, थर्ड पर जनरल के लेख पढ़कर संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट विकसित करें। ओके, तो ये क्या फ्रेंड, ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है कि 20वीं सदी के जनजाति विद्रोही नायकों के विषयों में अपने माता पिता, मित्र या अध्यापक से पता करें और अपने शब्दों से उनकी कहानी लिखें। फिफ्थ है कि अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण आप विद्यालय देरी से पहुंचते हैं और इस समस्या के हल के लिए आप जिन युक्तियों को विकसित करेंगे उसका वर्णन करें। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। राइट आंसर ही सी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। तो फर्स्ट है 3 योजनाओं की सूचीबद्ध कीजिए जिनका लक्ष्य भारत के गरीबों की स्थिति बेहतर करना है। तो ये गलत है। सेकंड है मनरेगा को लागू करने में संलिप्त प्रक्रियाओं का व्याख्या कीजिए, ये भी गलत है। थर्ड है समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की है, इस कथन के में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। ओके, तीसरा सही है। चौथा है कि सन 1991 में से भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, इस कथन को आंकी यस, ये भी करेक्ट है। और अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, यस, ये भी करेक्ट है। तीसरा, चौथा, पांचवा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें और इनमें से कौन से ज्ञानात्मक जो है प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। फर्स्ट है, आप मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान कृषक हैं और आप सुल्ताना द्वारा बनाए गए करों का भुगतान नहीं कर सकते हैं, आप क्या करेंगे। तो ये गलत है। सेकंड है, कुछ पत्थरों की आकृति मशरूम जैसी क्यों होती है, ये भी गलत है। ओके, एंड थर्ड है कि आप अमाना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है, लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीन बीच के समीप स्थित है, वहाँ क्या समय होगा, ये करेक्ट है। एंड फोर्थ क्या है, कौन कौन से पक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित है, तो ये गलत है। एंड फिफ्थ है इसमें कि छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध करना है। ओके, तो इनमें से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू का आकलन जो होता है वो यह होता है कि माना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है, लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीन बीच के समीप स्थित है, वहाँ क्या समय होगा। ओके, और छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तीसरा और पांचवा राइट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ही डी। थैंक यू फ्रेंड्स।